ठीक है। 2 bodies of 10 kg and 20 kg are connected together with the help of a string are placed on a horizontal surface. The body of 10 kg is pulled by 600 Newton force. Find the tension in the string. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बोल रहा है 2 ब्लॉक है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। पहला ब्लॉक कितना दिया है 10 kg है ना, और एक है आपका 20 kg। तो इधर मान लेते हैं 20 kg का है, ये 10 kg का है। इसके ऊपर कितना लग रहा है 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में क्या बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। तो मैंने बताया था टेंशन यहाँ पे काम करेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर भी अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और इस 600 न्यूटन से जब उसको खींच रहे हैं, है ना, तो कुछ न कुछ एक्सेलरेशन तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टेंशन है हमको उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए अगर हम इस वाले ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो T और ये 600 न्यूटन, तो ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा इससे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 600 माइनस T इज इक्वल्स टू M1A होगा, ठीक है। तो या फिर लिख सकते हैं इसको 600 माइनस T, M1 की वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10A, इक्वेशन 1 बन गया। वैसे ही इसमें देखो T जो है किसके बराबर होगा 20A के, सिंपल सा, ठीक है। तो यहां से 600 माइनस 20A इज इक्वल्स टू 10A, इसको इधर ले जाकर प्लस हो जाएगा, तो 600 इज इक्वल्स टू 30A, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 600 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। A इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया कि किस एक्सेलरेशन से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या फिर मोशन में है, ठीक है। अब हमको पूछा है कि फाइंड द स्ट्रिंग इन द टेंशन, तो यहाँ पर ये वाला T को हम रखेंगे, T का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना उसमें फोर्स लग रहा है। तो अगर T इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 20A, 20 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। कितना हो गया 400 न्यूटन का जो है उसके बीच में टेंशन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तब आपको समझ में आए कि हाँ ये तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम जो है आपको समझना है, वो आ गया तो आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्यूशन जो है वो मिलते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। आइए अब दूसरे तरह के उसमें देखते हैं कि अगर कोई कंडीशन दिया हो तो हमारे पास एक पुल्ली है जो रूप से लटका हुआ है, छत से बांध दिया उसको, ठीक है। और उसको पुल्ली की सहायता से क्या किए, 2 वेट को ऐसे एक ही स्ट्रिंग में क्या किया है, ऐसे लटका दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो M2 है उसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू M1, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं M2 का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू M1। इसके कारण से ऑब्जेक्ट जो भी सिस्टम है वो कैसे हो रहा है, ये M1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर टेंशन काम कर रहा है और यहाँ पर भी आपका टेंशन फोर्स काम करेगा। याद रखेंगे जब भी स्ट्रिंग चेंज होगा या 2 स्ट्रिंग हम यूज करेंगे तब आपका टेंशन जो है वो अलग अलग होगा। अगर आपका स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, तो टेंशनल फोर्स जो लगेगा या फिर टेंशन जो लगेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्ट्रिंग तो सेम है इसलिए दोनों टेंशन फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें, ठीक है, किसमें, M1 वाले में, ये M1 आपका, तो यहां पर देखिए 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स कौन सा है आपका T और एक फोर्स कौन सा है आपका M1G,
सॉरी m1g। ठीक है, अब हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस के कारण ऊपर खिंचा रहा है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जा रहा है ऐसे और ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो जब ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो देखो ये टेंशन उसको खींचेगा, इसलिए T ज्यादा होगा तभी खिंचाएगा। किससे ज्यादा? m1g से। और ये फोर्स किसके बराबर होगा? F1 के बराबर, है कि नहीं? F1 के बराबर होगा, इस पर लगने वाले फोर्स F1 इतना। और हमको पता है कि F1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? m1 इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पर रखें इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा? T1 T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं थोड़ा ऊपर ताकि बने m1g इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये कैसे निकाले समझ में आया? देखिए, टेंशन T के कारण ये ऊपर जा रहा है, तो T ज्यादा होगा तभी तो उसको ऊपर खींच पाएगा ना। तो इतने में से इतना जाएगा ये, तो वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर जो इसके ऊपर ऐड करेगा। और हमको पता है कि यही फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन से। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले में जो फोर्स लग रहा है उसकी, इसकी बात। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले का FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, m2 है ना, इसका मास कितना है? m2। इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर देखिए दो फोर्स यहां पर भी एक्ट कर रहा है। एक फोर्स है ऊपर की ओर, तो ये हो गया आपका टेंशन T। नीचे की ओर कितना काम कर रहा है आपका? m2g। ऐसे अब आपको समझना है, वेट जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब m2g जो है वो क्या कर रहा है? इस टेंशन को भी खींच ले रहा है। तो यहां पर क्या होगा? m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a। कोई दिक्कत? ठीक है, आसानी समझ में आ गया है कैसे आया, है ना? देखिए ये इस टाइप से। अब यहां पर T माइनस m1g इज इक्वल टू a, ये वाला इक्वेशन पहला। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, ये T से T तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यहां पर क्या मिलेगा? m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा? m1a प्लस m2a, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर देखिए g कॉमन, तो m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां पे अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आपको दिखे एग्जाम में तो आपका एक्सीलरेशन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये डिराइव करने आना चाहिए कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये चीजें आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तो इसी एग्जाम के लिए क्वेश्चन के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको FBD की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से फोर्स निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसे आएगा प्रैक्टिस करते करते कि ये जो इक्वेशन है आपको रटा रुटाया रहेगा कि हाँ दो मास लटके हुए हैं तो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आसानी से आपसे बन सकता है। इसी में अगर हम टेंशन फाइंड करने की बात करें, ठीक है, तो टेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, T इज इक्वल टू कितना निकाले थे हम? यहां पर देखिए इसका वैल्यू कितना था? m1। ये m1 इसको ट्रांसफर कर दिए थे तो m1 जो है वो दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल दिए, और ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस g, ऐसे। ठीक है, a प्लस g, है ना? तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको ना ऐसे ही लिखते हैं, m1a प्लस m1g। ठीक है, तो यहां पर a का वैल्यू रख देना m1 इंटू m1 m2 माइनस m1 इंटू g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और प्लस ये क्या हो जाएगा m1g ऐसे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये उतार लिया आप, ठीक है, उतार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखें यहां पर से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस ये वाला जो है एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 और m2g ऐसे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जो रहता है यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों मान निगेटिव पॉजिटिव है तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको m1 m2 माइनस m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय ये भी जी सेम नहीं हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 m2 और ये g। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसके बराबर आया आपके t के बराबर, तो ये जैसे टेंशन निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपको डायग्राम मिले उसमें अगर आपको टेंशन निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे डिराइव करके पहले यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, चलिए दूसरा और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरफ के कहीं पे डायग्राम मिले लाइक दिस ऐसे या ऐसे, ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं, है ना। पर ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो इसमें टेंशन दो ठोक दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर का स्ट्रिंग अलग है और यहाँ पर का स्ट्रिंग अलग है। मैंने बताया था कि जब स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन जो है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग सेम है तो उसमें जो टेंशन ऐड करेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेंशन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग जब चेंज हो गया तो यहाँ पर हमको दो टेंशन अलग अलग मिला, T1 और T2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन देखें तो पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम T2 की बात करें, ये वाला T2 का, तो वो किसके साथ लग रहा है। देखिए यहाँ पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो F नीचे खींच रहा है उसको, और साथ ही साथ इसका जो वेट है वो भी नीचे लग रहा है ना। तो ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो T1 है वो क्या हो जाएगा F, क्योंकि F तो नीचे खींच रहा है, दोनों को एक साथ नीचे खींचेगा। साथ ही साथ दोनों का जो वेट है m1 प्लस m2 और ये G, ये उसके ऊपर क्या करने लगेगा, ऐड करने लगेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो अगर ये मूव होता तो हम इसको क्या करते, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालते। तो ये टेंशन के दो इक्वेशन से हमको बाकी चीजें जो हमको जो फाइंड करनी हो हम आसानी से इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको चीजों को समझना है। देखिए इस पर्टिकुलर के ऊपर सिर्फ इसी का वेट लग रहा है, पर यहाँ पर जो टेंशन T1 है उसके ऊपर इन दोनों का वेट लग रहा है ना, और साथ ही फोर्स भी नीचे खींच रहा है। इसलिए T1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, F प्लस m1g प्लस m2g के बराबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास कितना है m1 है उसको एक m2 मास के स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है और हम उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण से ये खिंचा रहा है और इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, a। ठीक है, तो ये जो F होगा
है ना, F होगा वो क्या कर रहा है, इसको खींच ले रहा है, ठीक है। ये वाला जो F जो होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यस, अगर आपसे पूछे कि इस स्ट्रिंग या फिर ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू m1, तो m1 जो है उसके ऊपर लग रहा है, तो m1 और ये F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि इस स्ट्रिंग के सेंटर पे कितना होगा, उसके मिड पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे अगर हमको पूछा कि फोर्स कितना लग रहा है, तो आपको उसको सिंपल से देखिए कैसे हो जाएगा। आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर m1 की बात किए और वहां पर जब उसका दोनों का मिला के होगा, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, m1 तो पूरा कंप्लीट रहेगा ये वाला, इसके मिड पॉइंट बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाय 2 और ये f जो ये वाला f था, ये वाला f और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऐसे बहुत ही आसान। तो इस तरह से और भी आपके बुक में है, आप आसानी से देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि इस पर्टिकुलर थिंग को यहां से उठा के यहां पे लाए, इसमें कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो और डायग्राम है, उसको भी आइए देख लेते हैं, ठीक है। दो कंडीशन और देखते हैं, इसमें कैसे इसका फोर्स जो है उसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 ब्लॉक रखे हैं, मास है m1 m2 m3, ठीक है, जिसको F जो है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो F इसको जो पुल कर रहा है, उसके कारण से कौन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर F जो है इसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर F ये T1 लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें इस M1 में, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर जो है वो F इसको खींच रहा है और इधर कौन लग रहा है उसके अपोजिट में, टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कौन खींच रहा है, F खींच रहा है, तो F ज्यादा होगा, किसको खींच रहा है, T को खींच रहा है, इसलिए ये T1, F माइनस T1, और ये किसके बराबर होगा, M1 है, इसलिए M1 A के बराबर, है ना। आप चाहो तो इसको F1 लेके M1A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता चल गया कि कैसे लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए T1 इसको खींच ले रहा है और T2 जो है इसको अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन खींच रहा है उसको, T1 खींच रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से हो जाएगा M2A, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको देखिए T2 खींच रहा है, सीधा सीधा बात है, T2 इज इक्वल टू M3A। सभी में एक्सीलरेशन कौन सा होगा, A, कॉमन एक्सीलरेशन, ये ऐसा। अब वो चल रहे हैं, तो हमको क्या करना है उससे, हमको तो अब इक्वेशन मिल गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब आप तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3, और सभी में कॉमन क्या है आपका, A, है ना। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक समान, मतलब ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको कोई एक तरफ से फोर्स में खींच रहा है और तीनों का एक्सेलरेशन जो है एक जैसे है, तो उसके एक्सेलरेशन को हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उसके इज इक्वल टू, उसको डिवाइड कर देंगे किसके, इन तीनों के मास से, तो क्या निकल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन,
है ना। अब यहाँ पर जो टेंशन है उसको हमको फाइंड करना है। तो अगर हम T1 की बात करें तो देखो T2 तो सीधे सीधे निकल रहा है, T2 जो है वो M3A से आराम से निकल जा रहा है। पर जब हम बात करेंगे यहाँ पर T1 का, है ना, T1 या फिर T1 की ही बात करेंगे क्योंकि T2 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, वो निकल चुका है, ठीक है। तो T1 अगर देखें तो F माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा M1 इंटू F, और ये कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ से T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे माइनस कर दीजिए तो F माइनस M1 F, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होगा क्रॉस, वो अपना LCM लेके सॉल्व कर दीजिए। T1 इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा देखिए F, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं M1F माइनस M1F प्लस M2F प्लस M3F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये ऐसा। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए, तो बस कितना गया M2F प्लस M3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन हमको कितना मिलेगा, T1 इज इक्वल्स टू, देखिए कितना मिल जाएगा M2 प्लस M3, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसे। तो देखिए तीन चीज हमको निकालना था इसमें से, ठीक है। पहला क्या था, ये तो फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा क्योंकि जिस फोर्स से खींच रहा है उसको दिया रहेगा, फिर इसमें कुछ, तो तीन चीजें। तो पहला एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन निकाला। T1 क्या बोलते हैं, पहला फोर्स देखे T2 देखे तो T2 इज इक्वल टू M3A, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। T1 का वैल्यू भी ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को पहले आप समझना सीखिए, ठीक है। अब इस वाले को देख लेते हैं, थोड़ा सा डरावना वाला चीज़ है जो हमको बहुत डराती है इस टॉपिक में, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो आपका ऑब्जेक्ट लिया गया है, ठीक है। एक का मास है M1, इस वाले का मास M1, और इस वाले का ऑब्जेक्ट का मास है M2, ठीक है। डायग्राम जो है थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसलिए हम उसमें क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये M1 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो M1 में इस साइड लग रहा है आपका टेंशन T, इसके अपोजिट में एक फोर्स काम करेगा, है ना, जिसके कारण से वो उसको नीचे खींचेगा, वो हम देखेंगे अभी। इसका वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होगा कौन सा, mg, ठीक है। यहां पर जो एंगल बना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो है आपका अल्फा, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा M1g, ये एक पोर्शन का। अब देखिए ये M1g जो है यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा, तो जब हम इस M1g को रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर M1g cos अल्फा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट ये इधर आया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, इसके वर्टिकल मतलब इसके 90 डिग्री, यहाँ पर कौन सा आएगा M1g sin अल्फा। तो M1g sin अल्फा के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर स्लाइड होगा। आपको हर बार याद रखना है, जब भी ऐसा पोजीशन मिले, मतलब जो साइन थीटा होगा, साइन अल्फा होगा या साइन बीटा होगा, उसी के कारण आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये mg cos थीटा क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको कौन बैलेंस कर देगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1, ठीक है। तो इस R1 के कारण mg cos थीटा कैंसल, पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे स्लाइड हो रहा है, वो किसके कारण से होता है, M1g sin अल्फा के कारण, ठीक है। और वो किसके साथ है, टेंशन के साथ, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका, है ना। वैसे ही तो इसमें इक्वेशन को देख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पे R1 और ये वाला तो कैंसिल हो गया,
ये T1 वाला जो है इसमें मोशन हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो किसका फोर्स ज्यादा है, ये वाला m1g साइन अल्फा माइनस t, है ना, इज इक्वल्स टू m1a। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है ना। तो ये किसके लिए हुआ, एक इक्वेशन मिला इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट m1 के लिए, है ना। अगर हम m2 की बात करें, उसको भी देखिए, वो भी क्या है, दूसरे स्लैंड पे रखा हुआ है m2, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए m2 जब वो नीचे जा रहा है इधर की ओर, तो उसमें भी जैसे इधर mg साइन अल्फा काम कर रहा था, इधर कौन काम करेगा, m2g साइन बीटा काम करेगा, है ना। और इसको कौन बैलेंस करेगा आपका, यहां पर ये किसके साथ होगा, t के साथ, ठीक है। इधर लगेगा आपका रिएक्शन फोर्स R2 और ये बैलेंस हो जाएगा बाय m2g cos थीटा से, और यहां पे कौन सा लग रहा है आपका m2g, ऐसे। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए ये इधर नीचे जा रहा है किसके कारण से, इस m2g साइन बीटा के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा m2g साइन बीटा माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, ऐसे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है, आपको वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। इसमें का क्वेश्चन जो है उसको धीरे धीरे करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसके वो पता चल जाएगा। ये कुछ इस टाइप्स के उसका डायग्राम है ना, और उसमें पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड करने बोला है, ठीक है। इसका भी मास m है, इसका ही मास m है, दोनों का मास m है, इसके कारण से वो आसानी से, मतलब बड़ी एक जैसे तरीके से दोनों साइड क्या हुआ है, ऐसे लटका हुआ है ना, ठीक है। तो इसको हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें आपको चीजों को देखना पड़ेगा, है ना, विजुअलाइज करना पड़ेगा कैसे कैसे होंगी, ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। पर अगर आपको ये चीजें दिखती हैं तभी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ना। तो ये इसका स्ट्रिंग जो है, इसका जो टेंशन है वो ऊपर की ओर काम करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। ये बॉडी यहाँ से m2 जो लगा हुआ है, √2m का एक मास है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे अवे फ्रॉम द बॉडी में कौन काम करेंगे, आपके टेंशन काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सेम है ना। स्ट्रिंग जो है वो सेम है, इसलिए क्या हो गया, दोनों का जो टेंशन है वो कैसे रहेगा, सेम, ठीक है। या फिर नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो स्ट्रिंग अलग अलग है, इसको ले लेते हैं T1, इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा T1 और ये T2, नहीं T ही रहने दो, एक में काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर T1 इसको T के कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे। इस T के कारण मिलेगा T cos थीटा, और इस T के कारण भी यहीं पर मिलेगा T cos थीटा, है ना। और इधर कौन काम करेगा, आपका T sin थीटा, और इधर कौन काम करेगा, आपका T sin थीटा, ठीक है। तो ये T sin थीटा और T sin थीटा तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर काम कौन करेगा, इसके ऊपर सिर्फ यही वाला काम करेगा, इस पर्टिकुलर मास के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, T cos थीटा प्लस T cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर, इसके बराबर √2m, है ना, ठीक है। ये किसके बराबर, √2, ये इसका x4, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर कहीं पे भी एक्सेलरेशन का चीज नहीं है ना, ये रेस्ट में है, तो आपको फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू √2m, है ना। और इसका g जो है वो नीचे काम करेगा, तो ये g लगा दिए, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये t cos थीटा और ये, तो
इसको हम देखें तो ये हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल्स टू √2/2mg, वेट इसका है ना। तो यहाँ पे t cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका mg, है ना। तो यहाँ पर टेंशन ये वाला t और ये वाला mg, ये भी t, यहाँ पर टेंशन और ये टेंशन ऐसे, तो इधर भी यहाँ पर टेंशन काम करेगा आपका, यहाँ पर भी टेंशन काम करेगा t और यहाँ पर भी रहेगा t। तो ठीक है, तो इस t के कारण से क्या हो जाएगा mg, ठीक है। तो यहाँ पे t के देखिए कहाँ से आया ये वाला, यहाँ पर देखिए ये टेंशन जैसे काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, इसका mg नीचे काम करेगा, वैसे ही इस t पे इसका mg काम करेगा। तो यहाँ पर t की जगह मैं mg रख दूं तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2mg, ठीक है। ये mg से mg काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये cos से cos कैंसल हो गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 45 डिग्री। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डायग्राम दिख रहा था तब लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मुश्किल है, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको चीज़ें विजुअलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तब ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने टेंशन को देखा, टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, हमने देखा कि ये दोनों टेंशन सेम जो, तो इधर भी t cos थीटा, दोनों जो t का जो टेंशन का जो cos थीटा वाला कंपोनेंट था वो एक तरफ और sin थीटा वाला जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, तो उसके हिसाब से हमने बनाया। तो ये जो t जो है यहाँ पर mg से ये निकाले t इज इक्वल्स टू mg, ये वाला आपका इक्वेशन 1 ले लीजिए, दिस इज इक्वेशन 2। इसी को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे तो हमको थीटा की वैल्यू कितना मिला 45 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, पुश करेगा उसको।